वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज भी मैं आपके लिए फुटबॉल की दुनिया से बहुत सारी खबरें लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम बार्सिलोना के बारे में बात करेंगे और उसके बाद नेमार ने ऑफिशियली अल हिलाल को ज्वाइन कर लिया है। नेमार की यूरोपियन जर्नी और इंटरनेशनल जर्नी को भी हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बार्सिलोना के बारे में। बार्सिलोना की वही खबरें जो पिछले 2-4 दिन से चली आ रही हैं, वही खबरें आज भी रही हैं। कैंसिलो के बारे में खबर आ रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बार्सिलोना इतना डिले क्यों कर रहा है कैंसिलो के साथ। क्या रीजंस हैं कि बार्सिलोना अभी तक इस डील को फाइनलाइज नहीं कर पा रहा है। कैंसिलो की जो स्पोर्ट ने खबर दी है वो यही दी है कि जी बार्सिलोना लोन के ऊपर कैंसिलो को इसी ट्रांसफर विंडो में लेकर आएगा और नेक्स्ट सीजन में बार्सिलोना को 35 मिलियन पे करना होगा मैनचेस्टर सिटी को। कुछ सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि 60 मिलियन का बाई आउट क्लॉज होगा। तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या हो रहा है और बार्सिलोना इतना डिले क्यों कर रहा है अब, जबकि पहला लीग गेम हो चुका है, बार्सिलोना 2 पॉइंट भी लूज कर चुका है और आने वाली गेम में रफीनिया आपके ऑलरेडी रेड कार्डेड होंगे, वो नहीं खेल पाएंगे और राइट साइड आपकी प्रॉब्लमेटिक है इस टाइम पर। तो आपको कैंसिलो के साथ ही चलना पड़ेगा मुझे लगता है। अगर आपको जल्द से जल्द इस डील को फाइनलाइज करना पड़ेगा ताकि आप अपने राइट साइड के इशूज को एटलीस्ट सॉर्ट आउट कर सकें। अब यही कहा जा रहा है कि शायद अब्दे को राइट साइड पे स्टार्ट कराया जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि भाई क्या होने वाला है। लामिन यामाल के बारे में कुछ सोर्सेज बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लामिन यामाल इट्स टू अर्ली टू से, बिकॉज 16 साल के हैं। मैं नहीं समझता कि वो पूरी गेम खेल पाएंगे और वो इंजरीज के इश्यूज उनको हो सकते हैं और मैनेजमेंट इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। उनको वही आधा घंटा 35 मिनट का टाइम ही मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो देखते हैं बार्सिलोना क्यों इस चीज़ को इतना डिले कर रहा है और क्यों नहीं ये फाइनलाइज कर पा रहा कैंसिलो की इस डील को, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आई होप कि ये जल्द से जल्द फाइनलाइज हो जाए। अब मुझे लगता नहीं है कि अगला गेम अगर बार्सिलोना कैंसिलो को साइन कर भी लेता है तो अगला गेम वो खेल पाएंगे। तो होपफुली वो थर्ड राउंड ऑफ ला लीगा में बार्सिलोना के प्लेयर हों, ताकि बार्सिलोना जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करे। दूसरी खबर है जो फेलिक्स के बारे में। भाईजान जो फेलिक्स जो है वो फैब्रिजियो भाई ने ये बात कंफर्म कर दी है कि जो फेलिक्स ट्रांसफर विंडो के लास्ट मोमेंट तक बार्सिलोना का वेट करेंगे और वो अपनी सैलरी को भी रिड्यूस करने को तैयार है बार्सिलोना ज्वाइन करने के लिए। अब अगर जो फेलिक्स को देखा जाए तो भाई जो फेलिक्स का कैरियर को इतना खास नहीं रहा। मैं उनके टैलेंट की बात नहीं करता, उनकी एबिलिटीज को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक एटलेटिको मैड्रिड के साथ उन्होंने कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं दी कि जिससे मैं ये कहूँ कि ये बहुत बड़ी साइनिंग होगी हमारे लिए। और क्या वाकई में बार्सिलोना को जो फिलिक्स जैसा प्लेयर चाहिए, क्या ऐसी रिक्वायरमेंट है हमारी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर उसके बाद जो फिलिक्स का एटीट्यूड का इशू भी रहा है कि बेनिफिका में जब वो एटलेटिको जा रहे थे तब उन्होंने कहा था कि जी मेरा जो ड्रीम क्लब था वो एटलेटिको मैड्रिड था। और फिर उसके बाद जब वहां पर उनकी दाल नहीं गली और उनके प्रॉब्लम हुए सिम्यूनी के साथ, तो भाई उन्होंने फिर कहा कि जी मुझे बेनिफिका वापस जाना है, लेकिन उनको लोन डील पे चेल्सी भेज दिया गया। अब जब वो चेल्सी गए हैं तो चेल्सी में भी उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन थी। मैं समझता हूँ कि चेल्सी का लास्ट सीजन अच्छा नहीं रहा। सिर्फ हम फेलिक्स को तो नहीं ब्लेम कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी। और अब वो कह रहे हैं कि जी मेरा बचपन का ड्रीम क्लब जो है वो बार्सिलोना है और मैं बार्सिलोना को ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब मुझे समझ नहीं आती कि अगर वो आ भी जाते हैं तो वो किस पोजीशन पे खेलेंगे, कैंप पोजीशन क्या बार्सिलोना। मुझे समझ नहीं आती कि बार्सिलोना को रिक्वायरमेंट है इस तरह की कि नहीं। और लेकिन लिंकअप जरूर हो रहा है, रूमर जरूर आ रहे हैं। कुछ रूमर्स ये भी बोल रहे हैं कि आंसू फटी के साथ उनको स्वैप किया जाएगा। अब देखते हैं कि ये क्या होता है। और समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि फेलिक्स की रिक्वायरमेंट है हमें कि नहीं है, या हमें किसी और प्लेयर के लिए जाना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या होता है। अब आखिरी जो बात है बार्सिलोना के हवाले से वो लॉन्गले के बारे में। भाईजान ये भी सागा चलता ही चला आ रहा है कि पिछले 2 सालों से तो मैं ये देख रहा हूँ कि लॉन्गले आज छोड़ के जाएंगे, कल छोड़ के जाएंगे। आज पहले सुबह में खबर आई थी कि भाई अल नसर के साथ उनकी बातचीत चल रही है और ये डील हो जाएगी। फिर उनकी खबर आई है कि जी वो यूरोप में रुकना चाह रहे हैं और वो बार्सिलोना की मैनेजमेंट के साथ मिलना चाह रहे हैं, उनको बताना चाह रहे हैं कि वो यूरोप में ही रुकना चाह रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी यूरोप ही है। तो इनकी भी समझ कुछ नहीं आ रही और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करना चाह रहे हैं। सैलरी बार्सिलोना को बहुत हैवी पे करनी पड़ रही है उनकी। तो इनका भी सागा कहाँ जाके रुकेगा। स्पर्स के साथ इनका इनकी बात चल रही थी, वहां पर भी अब वहां से भी कोई खबर नहीं आ रही है। तो पता नहीं लॉन्गले का क्या सीन होगा। और ऊपर से लॉन्गले ये भी बोल रहे थे कि अब मुझे बार्सिलोना की डिफेंस में क्राइसिस नजर आ रहे थे, तो इसलिए मैं वापस आ गया कि शायद
मेरी कोई जगह बन जाए, मुझे कोई स्पॉट मिल जाए टीम में। तो अब ईसा के जो है स्टेटमेंट्स वो लॉन्गली की तरफ से भी आ रहे हैं, तो बिल्कुल ही एक अजीब सी बात है। अब बार्सिलोना अपने प्लेयर्स को ऑफलोड नहीं कर पा रहा, और जो प्रॉब्लम्स हमें बार्तमो के टाइम से मिली थी वो अभी तक हमारे साथ चल रही हैं। तो ये थी बार्सिलोना के हवाले से खबर। अब हम बात कर लेते हैं नेमार के बारे में। नेमार भाईजान उन्होंने साइन कर लिया है अल हिलाल को ऑफिशियली, और नेमार बहुत खुश नज़र आ रहे थे। ऑब्वियसली भाई पैसा आ रहा है तो कौन खुश नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़ा सैड जर्नी रहा। इतना पोटेंशियल था नेमार में, और मेसी और रोनाल्डो के बाद से अगर किसी का इस जनरेशन में नाम लिया जा रहा था वो नेमार थे। लेकिन नेमार बहुत ही अनफॉर्चुनेट उनका यूरोप का एंड हुआ। अब एक यूसीएल जीता उन्होंने 2014 में बार्सिलोना के साथ। बैलोन डोर मैं समझता हूँ कि पोटेंशियल रखते थे, कम से कम एक बैलोन डी और उनको जीतना चाहिए था जितना पोटेंशियल था। लेकिन वो शायद अपने कैरियर को लेके इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे। उनके फादर ने भी पैसे को प्रेफर किया, और जब उन्होंने बार्सिलोना छोड़ के पीएसजी गए तो वहाँ पर जाकर उनको उनके कैरियर को एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा था। क्योंकि पीएसजी के साथ ना तो वो एक तो रिकग्निशन नहीं है पीएसजी में या फ्रेंच लीग में। आपको अगर आप यूसीएल नहीं जीतते तो उसके अलावा आप अगर डोमेस्टिक टाइटल जीत भी रहे हो तो कोई पूछता भी नहीं है आपको। और अगर आप डोमेस्टिक टाइटल जीत भी लेते हो सारे के सारे, तब भी आप बैलन डोर की रेस में नहीं आते कहीं भी। एक दफ़ा फाइनल में ज़रूर पहुंचे थे यूसीएल के, लेकिन नहीं जीत पाए, और इंजरीज का भी शिकार रहे, और उसके बाद डिसिप्लिन के भी इश्यूज रहे। बहुत बड़ा पोटेंशियल, बहुत बड़ा टैलेंट जो है वो ज़ाया हो गया। और एक यूरोप से एक और सुपरस्टार एशिया में चला गया, और इस बार फिर यूसीएल में हम ना मेसी देख सकेंगे ना रोनाल्डो देख सकेंगे, और अब नेमार भी छोड़ के चले गए हैं। तो ये काफ़ी सैड जर्नी थी, और मैं समझता हूँ कि जो पोटेंशियल था उस पोटेंशियल पर वो पूरा नहीं उतरे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सऊदी अरेबिया की लीग अब भाई बड़े से बड़ी होती चली जा रही है। उन्होंने मीडिया राइट्स में भी लोगों को अपनी तरफ खींच लिया है। लोग अब ग्राउंड में जाना शुरू हो गए हैं, मैचेस देखना शुरू हो गए हैं। लोग अब रोनाल्डो की वजह से, बेंजेमा की तरफ वजह से, अब नेमार की वजह से भी लोग सऊदी लीग को फॉलो करेंगे। अब ये कहना कि सऊदी लीग यूरोप को रून कर रहा है, या सऊदी लीग जो है वो फुटबॉल टैलेंट को ज़ाया कर रही है, तो मैं नहीं समझता। वो अपने अपनी अपनी लीग को वो अच्छा और बड़ा बना रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में मजीद अब साइनिंग्स हो जाएं, क्योंकि अभी ट्रांसफर विंडो तो खुली है। अभी यासीन बोनो जो कि सिविया के गोलकीपर है, उनको भी लिंक किया जा रहा है कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनका अल हिलाल के साथ होने वाला है। और उसके बाद एलिसन जो लिवरपूल के और ब्राज़ील के मेन कीपर हैं, उनकी भी बात आ रही है कि भाई वो भी लिंक हो रहे हैं सऊदी लीग के साथ। और मोहम्मद सलाह की बात आ रही है कि उन्होंने भी बोल दिया है सऊदी लीग को कि वो निगोशिएट करें लिवरपूल के साथ। तो भाई ये लीग बड़ी होती चली जा रही है, और इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, और लोगों को अट्रैक्ट कर रही है ये लीग। हम ये कहें कि जी इन्होंने तबाह कर दिया है यूरोपियन लीग या दूसरी लीग, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता। उनके पास पैसा है, वो उस पैसे को खर्च करके अपनी लीग को कंपेटिटिव बना रहे हैं, अपने फुटबॉल को बेहतर बना रहे हैं। ये उनका राइट है, वो ये कर रहे हैं। हो सकता है कि पावर शिफ्टिंग भी हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी फॉर द टाइम भी, अगर जैसे मैंने आपको बात की कि नेमार ने बैलन डोर नहीं जीता, और जो कि वो जीत सकते थे, बेंजिमा जीत गए लेकिन नेमार नहीं जीत सके, जिनका मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ा पोटेंशियल था। लेकिन अब अगर सऊदी लीग में वो चले जाते हैं तो आने वाले 2-4 साल तक तो मैं समझता हूँ कि सऊदी लीग को कोई इतनी ज़्यादा घास नहीं डालेगा। बैलन डोर की रेस में वो लोग नहीं होंगे। लेकिन हु नोज़ कि अगले 5 साल बाद, 10 साल के बाद जो एशिया में परफॉर्म करेगा, वो हो सकता है बैलन डोर भी जीतने के काबिल बन जाए। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और बाय द वे अल हिलाल को ज्वाइन किया है नेमार ने, और एशिया का सबसे बड़ा क्लब है अल हिलाल, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एएफसी जो एशियन चैंपियंस लीग होती है, वो मेरे ख्याल से 3 दफ़ा या 4 दफ़ा अल हिलाल जीत चुकी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और एशिया की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है, उनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, उनका क्राउड बहुत अच्छा है। और ये बातें नेमार ने भी कही है साइन करने के बाद कि वो एशिया के सबसे बड़े क्लब में जा रहे हैं, और अब वो ये समझते हैं कि वो कैरियर के इस टाइम पर उन्होंने बिल्कुल राइट डिसीजन लिया है। ऑब्वियसली एक तो पैसा इन्वॉल्व है। कुछ सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि 300 मिलियन उनको मिलेगा 2 साल का,
बोनसेस इंक्लूड करके और बाकी की जो उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, टोटल 300 मिलियन का उनको जो है वो पैसा मिलेगा ये इस 2 साल का। तो जब इतना पैसा मिल रहा है तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है ना करना। तो ये सारी सिचुएशन इस वक्त सऊदी लीग ने मार्केट के अंदर बना दी है। बड़े बड़े प्लेयर्स जो स्पेशली अब 30 क्रॉस कर चुके हैं, वो एक दफ़ा ज़रूर सोचते हैं कि भाईजान अब हम लोग जो है रिटायर होने वाले हैं, तो जितना पैसा समेटा जा सकता है उसको समेट लिया जाए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।